इस क्लास में बात करते हैं एसिम्प्टोट्स बाय इंस्पेक्शन मेथड। अब तक हमने क्या देखा, कोई भी कर्व दिया है तो उसके हम पैरेलल एसिम्प्टोट्स कैसे निकालते हैं, ऑब्लिक एसिम्प्टोट्स कैसे निकालते हैं और लिमिट का कॉन्सेप्ट लगा के किसी भी कर्व का एसिम्प्टोट्स कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो उसी की तरह ये भी एक कॉन्सेप्ट ही है एसिम्प्टोट्स बाय इंस्पेक्शन मेथड। ठीक है, अगर आप क्या करते हो, कोई भी कर्व है उसका आंसर निकालना चाहते हो तो कोई भी तरीका नहीं लगा सकते हो, लेकिन अगर क्वेश्चन में पूछ लिया कि इंस्पेक्शन मेथड से ही लगाओ तब तो आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए ये कॉन्सेप्ट भी जरूरी है। ठीक है, तो देखो इंस्पेक्शन मेथड क्यों लगाते हैं, एसिम्प्टोट निकालने के लिए क्यों लगाते हैं, ये इसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, जैसे देखो ये एक नॉर्मल सा कोई भी कर्व का इक्वेशन दिया है। ठीक है, अगर क्या करना है, अगर पुरानी सभी मेथड की बात करें तो आप क्या करोगे, पहले अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल एसिम्प्टोट्स निकालना है तो एक्स का हाईएस्ट डिग्री टर्म देखोगे कितना है, एक्स क्यूब। ये हाईएस्ट डिग्री टर्म है जिसके कोफिशिएंट को जीरो करोगे, इसका कोफिशिएंट कितना है, 1 है, जो जीरो के बराबर नहीं हो सकता। कहने का मतलब एक्स एक्सिस के पैरेलल एसिम्प्टोट्स नहीं मिलने वाले। फिर अगर बात करें एसिम्प्टोट्स पैरेलल टू वाई एक्सिस के बारे में तो इसके लिए क्या करोगे, वाई का हाईएस्ट डिग्री टर्म देखोगे वाई क्यूब, इसका कोफिशिएंट जीरो के बराबर नहीं हो सकता, तो हमको एक्स और वाई दोनों के पैरेलल एसिम्प्टोट्स नहीं मिलने वाले हैं। तो हम क्या करते थे, ऑब्लिक एसिम्प्टोट्स निकालते थे। ठीक है, ऑब्लिक एसिम्प्टोट्स के लिए क्या करते थे, जो हमारे पास हाईएस्ट डिग्री टर्म वाले टर्म्स है उसके अंदर एक्स का वैल्यू 1, वाई की जगह यम रखते थे। ठीक है, ये सब काम करते थे। तो देखो हम बात करते हैं इंस्पेक्शन के बारे में। तो इंस्पेक्शन क्यों लगाते हैं इसके लिए देखो। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, कोई भी लीनियर कोई भी एक इक्वेशन दिया है उसको कम टाइम में उसका एसिम्प्टोट्स निकालना है, इसके लिए आप लगा सकते हो। ठीक है, अब लगाते कब है ये देख लो। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे हाई डिग्री टर्म कितने हैं, 3 है, करने का मतलब हाई डिग्री यहाँ पे क्यूब वाले हैं, यहाँ पे क्यूब 2 + 1 3, हाई डिग्री यहाँ पे 3, 1 + 2 3, हाई डिग्री यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3 है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, मान लेते हैं हमने इसको F3 से डिनोट किया। F3 क्या डिनोट करता है, इस कर्व के अंदर जो भी क्यूब वाले टर्म है। ठीक है, देखो F3 है तो F2 भी होना चाहिए, कहने का मतलब स्क्वायर वाले टर्म। तो देखो इंस्पेक्शन मेथड का यही क्या बोलते हैं, खासियत बोल सकते हो कि जो भी हाईएस्ट डिग्री टर्म होगा उससे एक कम टर्म वाले, उससे एक कम पावर वाले जितने भी टर्म होंगे वो क्या होंगे, अब्सेंट होंगे। तो ये टर्म क्या होंगे, नहीं रहने चाहिए। यहाँ पे देखो कोई भी स्क्वायर वाले टर्म नहीं है। ठीक है, स्क्वायर इसको मत बोल देना कि ये स्क्वायर वाले टर्म है। देखो ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो इसका पावर 2, इसका पावर 1, 2 + 1 3, ये क्यूब वाले टर्म है। ठीक है, तो देखो इंस्पेक्शन मेथड की यही खासियत है कि जो भी हाईएस्ट पावर मिलेगा आपको, कुछ भी मिले, अगर मान लेते हैं यहाँ पे x की पावर 4 दिया है तो हाईएस्ट पावर कितना हो गया, F4 हो गया। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, आपको F3 वाले टर्म्स नहीं मिलेंगे, वो क्या होंगे, अब्सेंट होंगे। ठीक है, यहाँ पे क्यूब है तो उसी को लेकर चलते हैं। ठीक है, और क्या हुआ, आपको F1 कहने का मतलब जो 1 डिग्री वाले टर्म होंगे वो मिलेंगे। ठीक है, ये मिल भी सकते हैं, नहीं भी कोई जरूरी नहीं है। बस जरूरी बात ये है कि अगर हाई डिग्री F3 मिल रहा है तो F2 नहीं मिलना चाहिए। बस क्या यही नहीं मिले, ये ना मिले, आप क्या कर लोगे, इंस्पेक्शन मेथड लगा लोगे। ठीक है, तो कोई भी मान लेते हैं कर्व का इक्वेशन यही है, ये F3 + F1 = 0 के बराबर दिया हुआ है, और मान लेते हैं ये 1 कांस्टेंट है ना, तो उसको ऐसे डिनोट कर दो F0 मतलब क्या है, F0 = क्या 1 है, ऐसा लिख लो। ठीक है, तो देखो F3 क्या है, 3 डिग्री वाले टर्म, F1 क्या है, 1 डिग्री वाले टर्म, x और y 1 डिग्री वाले, F0 क्या है, वो कांस्टेंट नंबर। ठीक है, अगर कोई भी कर्व का इक्वेशन इस तरह से दिया है, कई बुक में देखो इसको ऐसे लिखा रहता है F3 + F1 = 0, या वेरिएबल के टर्म में बात करें तो वैसे लिखते हैं Fn + Fn-2 = 0, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, इंस्पेक्शन मेथड लगा सकते हो। ठीक है, तो देखो आप क्या करोगे, ये जो Fn है मतलब हाई डिग्री वाले टर्म है, इसको क्या करोगे, लीनियर फैक्टर्स के अंदर क्या करोगे, कन्वर्ट करोगे। इसको क्या करोगे, लीनियर फैक्टर्स के अंदर कन्वर्ट करोगे, और इस बात का ध्यान रखोगे कि जो आपके फैक्टर्स है वो रिपीट ना हो। ठीक है, फैक्टर्स क्या हो, रिपीट ना हो, तो उस सिचुएशन में वो जो फैक्टर्स बनेंगे उनको क्या करोगे, 0 के बराबर रख दोगे। वही फैक्टर्स क्या होंगे, उस कर्व के एसिम्प्टोट्स होंगे। समझ में नहीं आया, हम क्या करते हैं, इसी वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, तो पहले वही नॉर्मल सा तरीका लगाते हैं। देखो अगर हम क्या करें, ऑब्लिक एसिम्प्टोट्स की बात करें तो उसके लिए क्या करेंगे, phi3m का वैल्यू निकालेंगे। तो क्या करेंगे, x का वैल्यू 1, y की जगह m रखेंगे। ठीक है, पुराने मेथड की बात चल रही है। ठीक है, उसके अंदर देखना है तो यहाँ पे क्या करोगे, 1 माइनस यहाँ पे क्या मिलेगा, 6m + 11m² - 6m³ मिलेगा। ठीक है, इतना हो गया। फिर क्या करोगे, आप phi3m 0 के बराबर रख के m का वैल्यू निकालोगे। मान लेते हैं m का वैल्यू कुछ हमको मिल गया। ठीक है, फिर क्या करेंगे, यहाँ पे हाई डिग्री 3 है ना, तो हम के 3 एसिम्प्टोट्स, m के 3 एसिम्प्टोट्स मिलने वाले हैं, तो m के 3 वैल्यू भी मिलेंगे।
ठीक है, फिर क्या करोगे, अब सी के बारे में बात करते हो, सी कैसे निकलता है, माइनस, क्योंकि हाई डिग्री 3 है तो 5 अपॉन 5-3m। और एक बात यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 डिग्री वाली टर्म है ही नहीं, तो यहाँ पे 0, तो ओवरऑल ये हमेशा ही 0 मिलने वाला है। कोई भी यम का वैल्यू आप लोगे, ये 3 हमारे पास अलग अलग यम के वैल्यू मिलने वाले हैं सॉल्व करने के बाद, आपको हमेशा ही क्या मिलेगा, ये 0 मिलेगा। ठीक है, तो सी हमेशा 0 मिलने वाला है, उस पर फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो इसी प्रॉब्लम को जब देखा गया कि सी हमेशा 0 मिल रहा है तो क्यों सी के लिए सॉल्व करना, फिर क्या करोगे, सी का वैल्यू हर के लिए 0 ही आ रहा है, फिर करोगे क्या, उसको y = mx + c के अंदर रखोगे। इससे अच्छा ही क्या है, हम सीधे ही एक नया तरीका बना लें जिसके अंदर सी का वैल्यू हमेशा 0 आता है। करने का मतलब जो 5-2m है वो हमेशा 0 आता है, क्योंकि यहाँ पे 3 डिग्री है तो 2 डिग्री वाला हमेशा 0 आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, एक नया तरीका ये बना देते हैं कि जो हमारे पास ये हाई डिग्री वाले टर्म है उसको क्या करो, लीनियर फैक्टर्स के अंदर कन्वर्ट करो, और क्या करो, उसी को 0 के बराबर रख के वही बोल दो कि वही क्या है, उसके एसिम्प्टोट्स है। ठीक है, अगर आप क्या करते हो, इसको सोल्व करके एसिम्प्टोट्स निकालते हो, और वो जो हम तरीका बता रहे हैं उससे एसिम्प्टोट्स निकालते हो, दोनों के आंसर सेम ही आते हैं। ठीक है, आप इसको भी कंटिन्यू करके सॉल्व कर सकते हो, सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत करा रखे हैं। ठीक है, हम बात करते हैं इंस्पेक्शन से, तो बस क्या करो, इसको लीनियर फैक्टर्स के अंदर कन्वर्ट कर लो। ठीक है, तो ये जो हाई डिग्री वाले टर्म है सिर्फ इनको कन्वर्ट करना है, इनको नहीं, क्योंकि इससे उसको मतलब नहीं है, वो क्या करता है, सिर्फ इन्हीं के ऊपर बात करता है। ठीक है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, x - y, x - 2y और या x - 3y लिख सकते हो। ठीक है, तो देखो अब क्या करते हैं, चल ठीक है, इसको वैसे कहने देते हैं +x + y + 1 = 0। तो ये जो हमारे पास अलग अलग नॉन रिपीटेड फैक्टर्स मिले हैं, इन्हीं को क्या कर लो, 0 के बराबर रख लो, वही क्या मिलेंगे आपको, एसिम्प्टोट्स। करने का मतलब x - y = 0, x + 2y = 0, सॉरी x - 2y = 0, x - 3y = 0। ठीक है, अगर ये इसके बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसको चेक करने के लिए क्या कर लो, आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लो। ठीक है, थोड़ा सा डीजे आ रहा है ना, इसलिए जल्दी जल्दी कर रहे हैं। चलो मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं सही है कि नहीं। ठीक है, तो पहले मल्टीप्लाई करो इसके अंदर, तो x² और -2xy, इसको मल्टीप्लाई करो, -xy + 2y²। इसके अंदर क्या मल्टीप्लाई करना है, x - 3y। ठीक है, आ गया चलो x³ कोई बात नहीं, शादी है, चलता है यार, शादी मतलब सेलिब्रेशन। ठीक है, तो उसके लिए क्या हो गया, x³ हो गया -3x² और क्या, माइनस को मल्टीप्लाई करो 2x² और फिर क्या +2 3 = 6xy², फिर क्या -x² +3, यहाँ पे y है और यहाँ पे इसी, चलो 3xy² हो गया। ठीक है, +2xy² -3 2 = 6y³। ठीक है, बस क्या करो, मिला लो x³ अब क्या y³, 6y³, ये भी है माइनस के साथ। अब क्या 3x² है, 3x², 2 यहाँ पे 3 2 5 हो गया, और x² यहाँ पे 6, तो यह भी 6 टाइम्स हो गया, और 11x² है, तो 3 यहाँ पे है, 2 यहाँ, 5 यहाँ, 6 यहाँ, 11 ये भी हो गया, मतलब सही है, मतलब हमने जो लीनियर फैक्टर्स बनाए वो सही है। तो देखो यही क्या मिल गया हमको, एसिम्प्टोट मिल गए। ठीक है, अगर आप क्या करते हो, नॉर्मल तरीके भी लगाते हो तो आपको ये आंसर मिलने वाला है। ठीक है, इस क्लास को यहीं पे रखते हैं, इसका एक और क्वेश्चन है उसको नेक्स्ट क्लास में देख लेते हैं, थोड़ा सा नॉइस प्रॉब्लम।